वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि जो ये भी हो सकता है कि अमेरिका 5 दिन का जो ये वक्त ले रहा है, इसके बाद कोई बड़ा हमला, क्योंकि ट्रंप साहब से कोई एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, वो किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं बतौर सुपर पावर के। उनके पास जैसे कह लीजिए कि हर तरह के ऑप्शन ज़रूर मौजूद रहते हैं। रूस का जो किरदार है वो बड़ा अहम है। रूस ने बहुत ओपनली कहा है कि अबनाए हर्मुज़ को बंद करना जो है वो इसराइल ईरान का दिफाई जैसे कह लीजिए हक है, और ये उसी सूरत में खुलनी चाहिए जब जंग बंदी हो। ईरान की तरफ से भी जो कंपनसेशन से लेकर आइंदा किसी सूरत भी उस पर ना हमला होने की गारंटी, और जो उसके असासे हैं उनको गैर मुंजमद किया जाना या वापस खोले जाना वगैरह जैसे मुतालबात भी बाज़ जगहों पर से सामने आए हैं। चीन भी सपोर्ट, चीन की भी नज़र आ रही है। तो ब्रिगेडियर साहब, ये रूस और चीन की सपोर्ट के साथ आपको लगता है कि जो जिस बड़े हमले की बात की जा रही है, हो सकता है जिसकी पॉसिबिलिटी की बात की गई है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन अगर वो होता है तो क्या ईरान उसको सर्वाइव कर पाएगा? और दूसरा, जो आपने हर्मुज़ की बंदिश है, ये एक किस्म का ना, आप देखें पूरी दुनिया की तजारत की एक इशारा इस वक्त बना हुआ है, और इतना ज़्यादा नुकसान एयरलाइंस को $53 अरब का नुकसान हो चुका है। बड़ी एयरलाइंस को जो तेल की कीमतें हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है दुनिया की मीशतों के लिए। छोटी मीशतें शायद सर्वाइव भी ना कर पाएँ अगर ये जंग थोड़ा और तूल पकड़ जाए। तो इस सिचुएशन में क्या ईरान का लाएअमल होगा आगे? देखिए, जहां तक आपने रूस और चीन की बात की, तो मेरे ख्याल रूस की तरफ से ये स्टेटमेंट आ चुका है कि अगर खुदा न खास्ता ईरान के ऊपर कोई नॉन कन्वेंशनल वेपन जो है वो इस्तेमाल किए जाए एज अ लास्ट रिजोर्ट, उनको बिल्कुल क्रैश करके उनको सरेंडर करने के लिए, तो फिर रूस जो है वो भी आराम से नहीं बैठेगा और फिर वो भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल करेगा। ये बहुत ही खौफनाक सिनेरियो है जो कि इस वक्त सामने नजर आ रहा है। अल्लाह न करे कि इस तरफ मामला जाए। लेकिन मैं ये कहूंगा, क्योंकि ट्रंप साहब जो है उनको बड़ा, उनका कंट्रोल पर बहुत कंट्रोल है इसराइल का, नेतन्याहू का, ज़ायनिस्ट का, और वो उनका तो एजेंडा बड़ा क्लियर है कि उन्होंने मुसलमानों को एलिमिनेट करना है, और खासकर ईरान जो इसकी सबसे बड़ी हर्डल ऑफ रेजिस्टेंस है, मुजाहमत है। तो मेरा ख्याल है कि हम इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते कि ये चंद दिनों के बाद अगर वो देखें कि जनाब ईरान जो है वो तो और अपनी ताकत दिखा रहा है, उसके मिसाइल खत्म नहीं हो रहे हैं, उसके ड्रोन अटैक्स खत्म नहीं हो रहे हैं, और अब मैं हुर्मुज़ को कोई उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और वो जो अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैं गल्फ में, उनको वो रिपीटेडली अटैक कर रहा है, बल्कि ममालिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अटैक कर रहा है। तो फिर आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये को ऐसा बहुत ही एक्सट्रीम कदम उठाएं जो कि एक बड़ी खौफनाक तबाही ब्रिगेडियर साहब, आप क्रिएट समझते कर हैं दे कि आज के इस दौर में, ब्रिगेडियर साहब, आज के इस दौर में हिरोशिमा नागासाकी, अगरचे कि बड़े प्राउडली जब जापानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ वो खातून थी उनके साथ बैठे हुए थे, उस वक्त उन्होंने याद भी कराया, उन्होंने उनको वो बताया कि सरप्राइज़ क्या होता है। लेकिन ये सरप्राइज़ जो है, ये तो फिर अल्टीमेटली जिस तरह आपने कहा है रूस का, ये तो फिर बिल्कुल ओपन तीसरी जंग अजीम की बात हो रही है। फिर तो कोई चॉइस बचेगी? आपके ख्याल है कि उसके बाद कोई रह जाएगा कि भाई कोई मामला मुज़ाकरात या उससे आगे बढ़ेगा कि चीज़ों का? ये आपकी बात सही है कि क्योंकि जो तीन सुपर पावर है मेन, रूस, चीन और अमेरिका, मैं समझता हूं उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग भी है कि ठीक है अपनी रीजनल वॉर्स वो सारे लड़ेंगे। 3 साल से यूक्रेन में भी जंग भरपूर हो रही है रूस की, और रूस यूक्रेन को शिकस्त नहीं दे सका, लेकिन उससे ज्यादा कोई और मामला आगे बढ़े नहीं है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो कोई न्यूक्लियर ऑप्शन हो गया, ये चीजें होगी, तो ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है बिलो द टेबल बिटवीन द सुपर पावर कि जी जंग आप करें रीजनल, लेकिन हम इसमें फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो अलग बात है कि ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका के F-15, F-16, F-35 को बड़ा चुन चुन के मार गिराया गया है, तकरीबन 17-18 जहाज, जो कि अमेरिका सोच भी नहीं सकता था, और जिस तरह की टारगेट्स जो है उन पे इतनी प्रिसीजन मिसाइल अटैक्स हुए, गालिबन उसमें कोई खास स्पेशल किस्म की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है और गाइडेंस है जो कि चीन और रूस की तरफ से ईरान को मिल रही है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। और दूसरा मैं एक बात फिर कहूंगा, ईरान की सबसे बड़ी डिमांड जो हम यहाँ बात करना भूल गए, वो अमेरिका को कह रहे हैं आप अपने बेसिस वाइंड अप करें गल्फ में, जी अपने जी। बेसिस वाइंड अप करें। हाँ जी। तो वो अब
ये बड़ी, अब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जो आपने ब्रेक से पहले सवाल छोड़ गए थे आप। जी जी। देखिए 99.999% पाकिस्तानी जो है वो बिल्कुल पिछले साल भी और इस साल अभी भी ईरान के साथ पाकिस्तानी अवाम की दुआएं हैं, पाकिस्तानी अवाम की पूरी मॉरल सपोर्ट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम जो है इतना ही डीपली हम इन्वॉल्व हैं, एंगेज्ड हैं। जब सऊदी अरेबिया की सालमियत और सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी की बात होती है, और पाकिस्तान के अवाम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिसमें हमें फैसला करना पड़े कि हम ईरान के साथ हैं या हम सऊदी अरेबिया के साथ हैं। पाकिस्तानी कौम मेरे ख्याल जो मौजूदा हमारा रोल है वो यही पसंद करेंगे कि किसी तरह मामलात को बिगाड़ से, मजीद बिगाड़ से बचाया जाए और दो मुसलमान ममालिक यानी लेकिन भैया साहब, ये सऊदी हमारे और ईरान अवाम की दरमियान ख्वाहिश की जो चॉइस क्लैश तो नहीं है, होगी ना। मुमकिन क्लैश उसको रोका जाए। ये तो मेरे हमारे ख्याल हमें इसी रास्ते पे चलना चाहिए। नहीं, ठीक है, वो आई एग्री विद इट, मतलब ये तो अंडरस्टूड बात है, लेकिन ये हमारे अवाम की ख्वाहिश पर तो ये यकीनन ये मामला तय नहीं होना। मैं तो वो उस एक पॉइंट की बात कर रहा था। मैं अब जो है ना इस वक्त जो प्रॉब्लम है फिरदौस साहब, ये इंपॉर्टेंट है कि ईरान कहता है कि मैं दिफाई लाइन हूं। ग्रेटर इसराइल की बात बिल्कुल ओपनली की जाती है, उसके नक्शों से लेकर उसकी वो सऊदी अरब का हिस्सा हो, वो कोई और ममालिक के हिस्से हों, वो सारा ग्रेटर इसराइल का फॉर्मूला सबके सामने है। और ट्रंप साहब जो है वो पूरे तरीके से इस वक्त जो है उनके कब्जे में हैं, कंट्रोल में क्या हैं, उनसे ब्लैकमेल हो रहे हैं या वो उनके लिए हमदर्दी रखते हैं, वट एवर द रीजंस मे बी, बट इस वक्त वो इसराइल के साथ बिल्कुल ओपन कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। इस सूरत के अंदर अगर ईरान खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे फॉल करता है, तो ये जो बाकी ममालिक हैं, अरब ममालिक, आपको लगता है कि ये इसराइल के सामने ठहर पाएंगे? देखिए, बात सारी ये है कि अरब ममालिक को अब नजर तो आ गया है कि देयर प्रेडिकेमेंट इज कि अगर वो अमेरिका को अड्डे ना देते तो वो कभी इस जंग का हिस्सा बनते ही नहीं। ईरान हमला ही नहीं करता। उनके ऊपर हमला होने की वजह जो है वो अमेरिका के अड्डे हो गए। इसलिए वो अड्डे इस्तेमाल हो या ना हो, वो एक्चुअली थ्रेट तो हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल अमेरिका ने इसराइल पे हमला किया है। और जो अमेरिका का पैक्ट है इन मुल्कों के साथ, इट अलाउज अमेरिका टू यूज दोज बेसेस अगेंस्ट ईरान। इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट इट। दैट्स द प्रॉब्लम। लेकिन देखिए, जो बड़े वादे तौर पे सारी दुनिया को नजर आना चाहिए कि अमेरिका नहीं, एक और सुपर पावर ने भी यूक्रेन पे हमला किया और उनके पास तो तब भी मॉरल ग्राउंड से, जिससे कि वो यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनने नहीं देना चाहते थे। अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं करता, रशिया हमला नहीं करता जी। दूसरी ये कि जो डिवीजन हुआ था सोवियत यूनियन का, उसके ऊपर जो लैंग्वेज की बेसिस थी, तो यूक्रेन का एक प्रोविंस जो उन्होंने यूक्रेन का हिस्सा बना लिया था, उसके अंदर वो मेजॉरिटी लैंग्वेज वाला प्रोविंस नहीं था। लेकिन रशिया भी ये जंग नहीं जीत सक रहा। तो जबकि रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर कॉमन है, हाँ जी, वो ग्राउंड ट्रूप्स बड़े आसानी से इधर उधर जा सकते हैं। तो अमेरिका भी ये जंग जीत नहीं सकता कभी, इसराइल भी नहीं जीत सकता ये जंग। इससे कि इसराइल को भी इतने ट्रूप्स को ईरान तक पहुंचाना नामुमकिन। अव्वल तो उनके पास है ही नहीं इतने कि वो अपनी दिफा के ईरान पे जाके फिजिकली बाय ट्रूप्स हमला करे। वैसे भी पहाड़ी सिलसिला है वहां पर, ईरान का वो एरिया, वो साइड कवर होती है। वो ईरान का पहाड़ी सिलसिले को तो फिजिकली चलिए वो हाँ जी, समुद्री जहाजों के जरिए आएंगे, हाँ जी, आ सकते हैं आर्मेडा के ऊपर। लेकिन बात यह है कि इसराइल की जो है वो एक रेगुलर आदमी की तादाद तो बहुत छोटी है। उनको हमेशा जो है मोबिलाइज करना पड़ता है, उनके रिजर्विस्ट को कॉल करना पड़ता है, उनके तमाम लोगों को उन्होंने तरबियत दी हुई है फौजी बनने की। जी, वो कर भी नहीं है कॉल। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ना अमेरिका अफोर्ड कर सकता है, ना इसराइल अफोर्ड कर सकता है, वो हम बात है। एक के हाँ सेंसिटिविटी है, वो कहते हैं ये दूसरों की जंग में हम अपने बच्चों को क्यों मरवाएं, और दूसरों की अपनी जंग तो है लेकिन उनके पास इतनी आबादी नहीं है और वहां खौफ इतनी जल्दी फैलता है जब उनके नौजवान मरते हैं। कि अभी ये डोमिनो पे या डोमिनियन पे जो भी शहर का है जिसके अंदर लोग मर गए और 200 जख्मी हो गए, जरा देखे ना वहां से जो खबरें आ रही। जी जी, वहां पैनिक बटन दब गया इसके ऊपर। और ये सूरत है, ईरान ने तो दूसरा काम कर दिया।
ईरान ने तो तमाम उम्मत मुस्लिमा में एक शौक पैदा कर दिया है कि तुम लोग पागल हो, शहीद का रिस्क तो खुदा ने गारंटी किया है, यानी आप आलम बरज़ख में भी नहीं रुकेंगे, आप सीधे जो होंगे जन्नत में जाएंगे और जन्नत का चाहे आपको लोएस्ट दर्जा मिले, लेकिन ये तो खुदा का वादा है, तो इसमें बेशक। परेशान होने की क्या जरूरत है। शौक शहादत पैदा कर दिया, इकबाल को सही मानों में ईरानियों ने पढ़ के समझा है और लेकिन वो ये- चले गए हैं उसके ऊपर। लेकिन फिरदौस साहब, इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है ना, ये जो अमरीकी अड्डे हैं, अगरचे कि ये अमेरिका की जरूरत थे अपने उनके मामलात के लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं अरब ममालिक ईरान के ही डर से तो उन्होंने ये अड्डे दिए हुए थे। जी देखिए, बात सारी ये है कि सबक इस पूरे उसमें ये आया जी कि यहूद और नसरा, कुरान जो कहता है कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, अगर यही बैठ के इस वक्त धोखा किसने दिया, अम्मान जो है वो किसके साथ खड़ा हुआ है, ईरान के साथ खड़ा हुआ है। जी अम्मान बार बार कह रहा है कि मसले तो सारे तय हो गए थे, एक दफा नहीं 2 दफा तय हो चुके थे। जैसे ही इन्हें नजर आया कि ये पीस एकॉर्ड हो जाएगा, इन लोगों ने वो पीस एकॉर्ड साइन नहीं किया, हमला कर दिया। यही काम किया जो फौज ने हमारी किया था पीएनए मूवमेंट में, कि जुल्फिकार अली भुट्टो का और पीएनए वालों का मुआहिदा हो रहा था तो जयाउल हक साहब माशाल्लाह ले आए, वरना वो भी दोनों पार्टियां कहती थी कि हमने एकॉर्ड कर लिया, 90 दिन के लिए आए और 10 साल अटके रहे भाईजान। हाँ जी, तो ये जो भी है ये बदनीयती के ऊपर किया है, ठीक है। और अल्लाह भी नियतों का हाल जानता है। खुदा पे यकीन रखिए, इंशाल्लाह हक की फतह होगी, ठीक और सारी दुनिया को नजर आ रहा है, खुद अरब हुक्मरानों को भी नजर आ रहा है। ठीक है। मैं और मैं चाह रहा हूँ बाजवा साहब को मैं शामिल गुफ्तगू कर लूँ। बाजवा साहब, ये जो बात कर रहे हैं कि जो जिसे कह लें कि मुसलमान ममालिक के अंदर जो ये जज्बा जगा दिया है, आपको लगता है कि ये जो मुस्लिम उम्मा है, जिसे हम उम्मा कहते तो हैं, आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कॉपरेशन है, इस्लामी ताउन तंजीम है, या अरब लीग है, या जी OIC अरब लीग है, मुख्तलिफ तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं ज़रूर, लेकिन ये इस हद तक बटे हुए हैं और इनकी कोई ताकत भी नहीं है, यानी इनके पास कोई अस्करी कुव्वत भी नहीं है। वो एक सऊदी अरब ने एक बनाई थी जॉइंट फौज सी, वो चंद ममालिक की, पता नहीं वो कहाँ है और उसका क्या तरीक़ेकार है, या वो किस लिए रखी गई है, क्या इस्तेमाल होगी। तो ये आपको लगता है कि ये शौक़ शहादत जो है ये बाकी ममालिक में भी कोई किसी का जागा होगा? मुझे तो नहीं लगता कि कई जो मुसलमान ममालिक बाकी हैं, दीगर ममालिक हैं, वहाँ पर ये कोई इस तरह का ईरान की तरह के जो जज्बात हैं वहाँ पर भी होंगे। देखिए, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया, और ये बड़ा स्ट्रांग क्वेश्चन है। जिस तरीके से आपने OIC की बात की, अरब लीग की बात की, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि क्या आपको UNO नहीं याद आ रहा इस वक्त? UNO का क्या किरदार है, क्या क्या है UNO तो क्या अब वो कहते हैं कि वो लीग ऑफ नेशन वाला ही उसका स्टेटस रह गया तकरीबन। बस ऐसे ही है ना जी। मैं ये समझता हूँ, देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो सलामती कौंसिल के मेंबरान हैं, जिस तरीके से उनको वेटो पावर हासिल है, ये कौन सी डेमोक्रेसी है कि ये कौन सा कानून है? इसका मतलब है कि आप इसको डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते दुनिया में, जिस तरह सलामती कौंसिल के अरकान को हक हासिल है कि वो वेटो कर दें। मतलब यह है कि ये डेमोक्रेसी तो नहीं है, ये तो माइट इज राइट की बात है, ये तो जुल्म वाली बात है। जब तक ये इनसे पार नहीं छीनी जाएंगी, आप इत्तेदाल में नहीं ला सकेंगे। दूसरे तरह की बात कि ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं ड्यू पालोजी नकवी साहब से, शमीम फिरदौस साहब से, कि ये शौक़ शहादत जो है ये किसी मुल्क में नहीं आएगा, और ये बिल्कुल अपने आप को बचाने की बात करेंगे, अपने अपने रिसोर्सेज की बात करेंगे, और अपने अपने मुफादात की बात करेंगे। ये बिल्कुल किसी में कोई शौक़ शहादत नहीं है, ना इनका इतना ईमान जो है वो मजबूत है। हाँ, ये हो सकता है कि जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र, ये तीनों ममालिक जो हैं, ये प्रेशराइज करें, किए जाए कि ये ट्रंप साहब को कुछ कहें या ये ईरान से कुछ कहें, क्योंकि ईरान का तो कैटेगोरिकली उसने कह दिया है कि भाई अगर आपके पास कुछ तजावीज हैं तो आप USA से बात करें, हमसे बात ना करें, क्योंकि हमारी तो मीटिंग्स चल रही थी और दे अटैक्ड, तो इसलिए वो कहते हैं उनसे बात करें। और उनसे बात करने के लिए बेहतरीन जो कंपनी कह लें, जो लिमिटेड कंपनीज हैं
जो सऊदी अरब है या यूएई है, इनका फर्ज बनता है कि वो बात करें, वो बड़ा बड़ा एक प्रेशर बिल्टअप करें यूएसए के ऊपर कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर इसराइल की बात ना करें, हाँ हम भी आपके इन्वेस्टर हैं, हम भी आपके साथी हैं, हमने अपनी मैशत को तबाही की तरफ हम लेके जा रहे हैं, वो तो मजीद आपकी वजह से मजीद कई अरब डॉलर देने को तैयार खड़े हैं सर। वो तो यूएई ने भी मुआहिदा कर लिया है, वो और पैसे देने को तैयार खड़े हैं कि किसी तरीके से जो है वो हमारे मामला। इट इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी कि वो असला बेचना चाहते हैं, इनके साथ इनके पास वो पैसे लेना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़ी दिलेरी तो करनी चाहिए सऊदी अरब को और कतर को और ये जो यूएई है कि ये भी जरा उनको प्रेशराइज करें, और ये इनको चाहिए कि एक डिप्लोमेसी के जरिए पूरी दुनिया के पास जाएं, ये यूरोप के पास जाएं, दीगर ममालिक के पास जाएं, ये यूके के पास जाएं, ये दूसरे ममालिक के पास जाएं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, इनको समझाएं डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि ये हमें जंग की तरफ। साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, अगर आपकी इजाजत। आप फिरदौस जी बोलिए बोलिए। बाजवा साहब, मेरे एनालिसिस में हुक्मरान नहीं शामिल, शौक शहादत अवाम की बात कर रहा था। और आप ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप जो ज्योग्राफी और फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लुक एट द शिया पॉपुलेशन ऑफ कुवैत, बहरीन, कतर एंड द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ सऊदी अरेबिया, वहां ये शौक शहादत पैदा हो गया है। ये शौक शहादत इन्हीं हुक्मरानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। बस बाकी मेरी बात सुने, मैं भी चाहने वाला हूं, मैं भी मानने वाला हूं मौला अली का और पंजतन पाक का, लेकिन मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि वो हमारे एक मौलाना साकिब रजा साहब, वो बड़े सख्त किस्म के ना सुन्नी आलिम है, उनसे इन्होंने बात की, जी आप क्या बात करते हैं, आप ईरान की बात करते हैं, वो तो शिया है। तो साकिब रजा साहब ने बड़ा मजबूत जवाब दिया, उन्होंने कहा भाई अच्छा चले ईरान तो शिया हो गया ना, तो मुझे ये बताएं कि ये जो इजराइल है ये सुन्नी है, मैं उसके साथ चला जाता हूं। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं ये समझता हूं, बीइंग ब्रदर, आपसे इल्तिजा करूंगा कि हमें इस वक्त शिया और देखिए हम सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। नहीं, हम आप यहाँ एनालिस्ट के तौर पे बैठे हुए, मैंने अभी मैंने सुन्नी पॉपुलेशन की बात नहीं की। आप फलस्तीन में चले जाएं, वहां तो शिया नहीं है। अब आप देखिए वहां भी शौक शहादत है। मैं पता था कि आप यही बात कहेंगे मुझसे, तो मैंने फलस्तीन का जिक्र नहीं किया था जानबूझ के। मैंने एक जुमला कहा था कि इन मुल्कों की जो आबादी है वो अपना शौक शहादत हुक्मरानों के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द रूलर ऑफ द मिडिल ईस्ट इज वेरी वेरी प्रिकेरियस नाउ। जी It may be one of the opinion. My opinion. I'm not saying it should be your opinion. ना मैं कह रहा हूँ कि आपका ये ओपिनियन हो, मैं तो अपने ओपिनियन की बात कर रहा हूँ। ये दूसरी बात है, कल मुझे भी बुलावा आ जाएगा कि ये आपने क्या बात टीवी पे कर दी। नहीं लेकिन बात है, अगर हम तजिया निकार के तौर पे बैठे हुए हैं, मैं कोई ना ओपिनियन दे रहा हूँ ना तहरीक इंसाफ का दे रहा हूँ, एक सवाल पूछा गया, तजिया दे रहा हूँ। ठीक, जितना मेरा इल्म है, इसमें मेरी कोई सियासत, पार्टी की सियासत नहीं, इसका तो वो ताल्लुक ही नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ ठीक बात है। एक इंटरनेशनल सिचुएशन का एनालिसिस कर रहे हैं। द एनालिसिस शुड बी ट्रूथफुल, इन डेप्थ and should cover all aspects. It is not personally my point of view. ठीक आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा ब्रिगेडियर साहब से जो है ना वो एक छोटा सा कमेंट मैं इस बात पर जरूर लेना चाहूंगा। ब्रिगेडियर साहब, इस जंग ने एक बात तो साबित कर दी है कि अगर आप अस्करी लिहाज से खुद पर इन्हिसार नहीं कर सकते और आप ताकतवर तरीन ममालिक का मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर आपके हालात जो हैं वो दिगरगोई रहते हैं, वो फिर आप डिपेंडेंट होते हैं। ईरान ने कम से कम रेजिस्टेंस, ये जो 3 हफ्ते से जायद के वक्त की रेजिस्टेंस है, कम से कम उससे ये ज़रूर साबित किया कि बावजूद पाबंदियों के, बावजूद इन तमाम मुआशी मामलात के, उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया। तो कौमें वही बचेंगी जो प्रिपेयर करेंगी अपने आप को और जो ताकत रखती होंगी। बगैर ताकत के अगर कोई ये समझता है कि वो सर्वाइव करे तो उसका हाल यूक्रेन वाला ही होगा, या अदरवाइज उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं समझता हूं कि ईरान ने जिस तरह की मुज़ाहमत की है, रेजिस्टेंस की है, और ये पहली मर्तबा नहीं, सेकंड टाइम वो कर रहे हैं। मैं
इसराइल के हवाले से ये खास जंग की बात कर रहे हो, जी, पिछले जी। साल भी इस तरह ही हुआ था। हाँ जी, और वो जून ये में। जंग ये अपना ईरान जो है वो तकरीबन वो जंग उस लिहाज से जीत गया। अगर वो अमेरिका इसराइल उसको सरेंडर नहीं करवा सके तो मतलब ईरान ने जंग जीत ली है इतनी अपना कुर्बानियों के बाद। इस दफा भी यही हो रहा है और ये बात सही है कि बेशक ईरान की वो एयरफोर्स नहीं है, उस तरह की नेवी नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन ईरान ने जो पिछले 2 दहाइयों में मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह उसमें जो उन्होंने पेशरफ्त की है, एडवांसमेंट्स की हैं, उन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से उन्होंने एक बड़ी वाज़ेह बढ़तरी हासिल की है इसराइल के ऊपर। और उन्होंने वही टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, अमेरिका को उनके जो बेसिस को टारगेट किया, उनकी जो नेवल वेसल्स को टारगेट किया और उनके जहाज़ों को टारगेट किया। मैं समझता हूँ कि जो ईरान की रेजिस्टेंस रही है ये अब सदियों तक जनरेशन तक ये अपना ये तारीख में पक्का एक किस्म का जो चैप्टर है वो तो आ गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अभी जो डिस्कशन हो रही थी, देखें एक चीज तो है कि अगर ये गल्फ ममालिक जब गजा पे हमला हुआ था, अगर ये इकट्ठे हो जाते और ईरान इसराइल को कहते हैं कि तुम बाद आ जाओ, हम सब इकट्ठे होकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे, इतनी सबकी एयरफोर्सेज, सबकी नेवी इतनी एडवांस्ड एंड स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स हैं, तो मैं समझता हूँ शायद आज ये सेकंड टाइम। लेकिन ब्रिगेडियर साहब वो सब वेपन्स किसी और के दिए हुए हैं। मेरा जुमला सुन ले, मैं समझता हूँ ये गल्फ स्टेट्स ने कॉम्प्रोमाइज किया। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये मोनार्कीज है। इन मोनार्कीज ने अपनी मोनार्की को प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया विद द सुपर पावर। और इवन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इनमें से काफी ने तो इसराइल को रिकॉग्नाइज भी किया हुआ है, इजिप्ट और जॉर्डन और तुर्की के अलावा है वो कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुर्की ने कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन भारत में इमीडिएटली गल्फ कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ। और आपकी बात सही है कि आज ये अगर पाकिस्तान की अप्रोच बिल्कुल ठीक है, हमने अपना जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स किए हैं, इतना हमारा पैसा जो दफाई बजट में गया पिछले 3-4 दहाइयों में, मैं समझता हूँ दैट मनी वाज वेल स्पेंट। वो इस्तेमाल हुआ वेपन सिस्टम पे, टेक्नोलॉजी पे, और इसका हमने अब देख लिया है जो पिछले साल हुआ या जो अब हमारे साथ अफगानिस्तान ने किया, जो एक ही दिन 26 फरवरी की रात को 56 लोकेशन के ऊपर पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो हमले हम पर हुए। मैं कहता हूँ फिर अगर आज हम कमजोर होते, हमारी एयरफोर्स कमजोर होती, हमारी ग्राउंड फोर्सेस कमजोर होते, हम कभी जो है ये कर ना सके जो हमने पिछले 3 हफ्ते अफगान तालिबान गवर्नमेंट के साथ किया। अब देखते हैं आगे उधर क्या हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आसिफ बाजवा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फारूक हमीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो इस वक्त सिचुएशन एट हैंड्स है, जो कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं वो ये है कि हर कौम को जो है, हर सूरत, हर मुल्क को अपने वसाइल, अपने जो अस्करी जो ताकत है उसके बलबूते पे ज़िंदा रहना है। और वो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि वह अक़वाम आलम में उस सतह तक ज़रूर मौजूद हो जहाँ वो सुपर पावर या दीगर पावर्स का मुकाबला कर सके। ईरान ने ये साबित ज़रूर किया है। बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्हें इससे सबक हासिल करना चाहिए और उन्हें भी अपनी तैयारी भरपूर करनी चाहिए, क्योंकि अब इस वक्त अब हम जिस इरा के अंदर दाखिल हो रहे हैं वहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है अपने सर्वाइवल के लिए। आज तक के लिए इतना ही नाज़रीन, कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।